कितने बच्चे हैं? 7। 20 सालों में 7 बच्चे पैदा हुए, तब ये गैरत जाके 20 साल के बाद अचानक गैरत कैसे जाए? फौतगी ते गई सी ना ते उत्थे गई आ ते उत्थे जाके ते मैं फोन कीता, मैं भी आयो ते उन्हें आखा मैं नहीं आना। वो मुंडे दे नाल गई सीगे। 20 साल बची ना? हाँ जी। 20 साल बाद ऐसा क्या हुआ? वो हुण ओनू पता होगी कि तुम्हें गैरत किस चीज की है? यार तो उनदे नाल निकल गई जी। किसके साथ निकल के गई? वो शेखा दा मुंडा है दऊ जी। नाम बताओ उसका। दऊ। घर से गई थी वो किसी फौतगी पे, वहाँ से किसी लड़के के साथ उसके साथ रिलेशन थे, वो हमसाया महल्लेदार, उसके साथ वहाँ से भाग गई थी। बजरिया पंचायत, गाँव की पंचायत के जरिए घर वापस आई है और घर वापस बुलाने का इसका मकसद ही ये था कि उसको कत्ल किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़फ़ार। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान से एक गलत कदम उठ जाए तो फिर कई कदम गलत उठते चले जाते हैं, ख्वाह वो किसी के बहकावे में आकर उठाए जाएं या शैतान इंसान के जहन पर सवार हो जाए। हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ आपको एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या दिखाना नहीं, बल्कि अपनी आवाम को कानूनी अवेयरनेस देना भी है। हमारे मुल्क में एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो कि दिन ब दिन कत्ल की तरफ लोग जा रहे हैं। कहीं गैरत के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है, तो कहीं गैरत का नाम यहाँ ड्रामा करके बीवी या बहन को सूली पे लटकाया जा रहा है। ये क्यों होता है? इसके पीछे अज़ाइम क्या होते हैं और गैरत के नाम पे कत्ल करने वालों की सजा क्या होती है? और जो लोग कहते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल करके हम बच जाएंगे, उन लोगों के लिए कानून ने किस तरह से अपना दायरा वसी कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो तमाम अनासर दिखाएंगे, कानूनी राय भी आप तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी आवाम को अवेयरनेस देंगे कि कानूनी रास्ता क्या है और जो हम गुनाह या जुर्म करते हैं उसकी सजा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना काना में मौजूद है और यहाँ पर वो सफाक मुल्ज़िम मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपनी शरीक हयात को कत्ल कर दिया। ये सारा मामला एक्चुअली क्या है प्रोग्राम में काफी हद तक हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मुल्ज़िम ने ये हैबत क्यों ढाई, वो हुआ था क्या, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्यों किया। हमारे साथ रज़ाक़त साहब भी मौजूद है, इनसे भी डिटेल्स जानेंगे। बहुत शुक्रिया रज़ाक़त साहब मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ सफाक मुल्ज़िम मौजूद है, पहले उससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हो? दिहाड़ी मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। हाँ जी। यानी कि गरीब इंसानों को बहुत ज्यादा पैसे में तगड़े इंसान नहीं। फिर कातिल बन गए, किसकी सपोर्ट थी? वो गैरतवान बन के। ये गैरत का जो एक ढोंग होता है ना, सपोर्ट किसकी थी? सपोर्ट किसे दी? कत्ल करोगे बच जाऊंगा, बहुत पैसे वाला हूँ, जगीरदार हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं था ना। है ना? नहीं। उम्र कितनी है? उम्र होनी 40 साल, तकरीबन 38 साल के करीब। हाँ जी। कितने साल हुए थे शादी को? 20 साल। कितने बच्चे हैं? 7। 20 सालों में 7 बच्चे पैदा हुए, तब ये गैरत जागी कि 20 साल के बाद अचानक गैरत कैसे जाती है? फौतगी ते गई सी ना। अच्छा। ते उत्थे गई आ ते उत्थे जाके ते मैं फोन कीता, मैं भी आयो ते उन्हें आखा मैं नहीं आना। वो मुंडे दे नाल गई सीगे। 20 साल बची ना? हाँ जी। 20 साल बाद ऐसा क्या हुआ? वो हुण ओनू पता होगी कि उन्हें देन चाहिए। होना चाहिए फिर तो। वो नहीं। हाँ जी। तो तुम्हें गैरत किस चीज की है? यार तो उनदे नाल निकल गई जी। किसके साथ निकल के गई? वो शेखा दा मुंडा है दऊ जी। नाम बताओ उसका। दऊ। क्यों रज़ाक़त साहब, क्या मामला है? जी ये ठीक कह रहा है, वो यहाँ घर से गई थी वो किसी फौतगी पे, वहाँ से किसी लड़के के साथ उसके साथ रिलेशन थे, वो हमसाया महल्लेदार था। अच्छा। उसके साथ वहाँ से भाग गई थी। फिर ये बजरिया पंचायत, गाँव की पंचायत के जरिए घर वापस आई है और घर वापस बुलाने का इसका मकसद ही ये था कि उसको कत्ल किया। अच्छा, ये इसका मकसद था कि वो चली गई है तो वापस बुला के कत्ल। अच्छा। बाकी उसको उसके साथ इसको कोई सरोकार नहीं था। अच्छा, रज़ाक़त साहब आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं, कानून कत्ल की इजाजत देता है? नहीं देता। कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा गुनाह किया जी। इसके पास एक प्यार गैरत के नाम पर ना तो इस्लाम ने इसको दिया था ना कानून ने दिया जी। बिल्कुल। इसने किस बेस पे कत्ल किया? वो तो जो उसने किया वो चली गई, इसको छोड़ देता है, इसकी प्यार था तलाक का जी। इसको छोड़ सकता था, क्यों भाई? बस दुनिया तो डरदे भी ये ना आखन भी राजपूतों की उन्होंने दे पट्टियां। अच्छा। नो जड़ी ये वो दुनिया के सामने अपना सर फखर से ऊंचा करने के लिए तुमने एक बंदे की जान ले ली है। हाँ। अभी हथकड़ियां लगी हुई है तो अब दुनिया कुछ नहीं कहेगी, या सब फखर से बुलंद है। वो तो फिर आउंदी है।
वो तो फिर आਉਂਦਾ ही है ना। अच्छा यानी पता था अंजाम का, इसे नदामत है कोई अपने किए हुए? जी नदामत है इसे, और इस पे जो अभी न्यू अमेंडमेंट आई है गैरत की बिना पे कत्ल की 311 ईजाद की है। अगर फैमिली वाले इसके साथ सुलह करते भी हैं तो तब भी उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। अच्छा, वो पूरे जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये बचेगा। सजा मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम कहाँ से शुरू होती है? ये उम्र कैद और इसमें डेथ पेनल्टी होती है। अच्छा, सजा मौत तक जाती है, जी। डेथ सेंटेंस तक जाती जी। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो बड़ी यहाँ पर क्वेश्चनेबल है कि कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि वो बच्चे लड़की 20 साल वो इसके साथ रही, 7 बच्चे पैदा हुए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से आपने ये चीज खोजी कि वो बच्चे लड़की थी? या इसकी जुबानी जो नहीं, इसकी जुबानी नहीं है, जिस पंचायत के जरिए जो वापस आई है उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, वो चश्मदीद गवाह भी हैं। पंचायत भी तो उसी गांव की लगी, पंचायत भी उसी गांव की थी। जब वो औरत घर से सुलह के जरिए गई है, वो घर से किसी और के साथ भाग गई है और ओपनली कह रही है कि मैंने इसके साथ नहीं बसना, अब मैंने जिसके साथ घर बसाना है उसके साथ आ चुकी हूँ। फिर उसकी मिन्नत समाजत की उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने, उसके दीगर अजीजों कारब ने, और उसके बाद इसका जो बहनोई है उसने भी फोन किया है कि आप आ जाओ। उसको भी उसने यही जवाब दिया कि मैंने अब इसके साथ नहीं बसना। कुछ इसकी घरेलू निचाकी भी थी। तो फिर वजह क्या थी निचाकी की इसके साथ? बस जो घर में अमूमन मियाँ बीवी की निचाकी होती है वही, 20 साल गुजारे उसने इसके साथ। ये ऐसे ही चलता है, जो लोकल फैमिली होती है गांव की फैमिलीज में ऐसे ही सिस्टम चलता है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए इस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे कि ये रेशो इस तरफ क्यों जा रही है। ख्वातीन घरों में घरेलू नाचाकी अगर होती है, खामन के साथ जिंदगी का उनका सफर चलते चलते कहीं पहिया रुकता है या उनकी अनबन हो जाती है, तो वो यहाँ से आगे निकल के अगर भाग जाती हैं या आगे शादी करना चाहती हैं या एक के साथ रहना नहीं चाहती, तो इसके बहुत सारे कानूनी हल हैं। इसके इस्लाम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। औरत को खुला का इख्तियार दिया है, मर्द के पास तलाक का इख्तियार है। कत्ल का ना इस्लाम ने कहीं कहा है, गैरत के नाम पे कत्ल ना कहीं कानून में है ना इस्लाम में है। और जैसे कि अमेंडमेंट भी हो चुकी है अब नए कानून की, तो हम इनके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमारी जो मुकन्ना है, हमारी कानून साज असेंबली है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी करती है। तो ऐसे में बहुत सारी अहादीस भी मौजूद है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लाम ने भी इसकी इजाजत तो नहीं दे रही। जी बिल्कुल, ये इस्लामी और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान में जो भी कानून है वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से पास शुदा होता है और कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी राइज नहीं हो सकता। 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक इस्लाम में इसके बेहतरीन हल हैं। पहले तो चाहिए था कि अगर इसके साथ घरेलू नचाकी है औरत की, वो खुला का दावा दायर करती। अगर उसके साथ किसी के साथ रिलेशन भी थे, वो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करती, खुला लेती, खुला लेने के बाद उसके साथ निकाह करती। लेकिन उसको भी अवेयरनेस नहीं थी, उसने भी एक अपना जो उसकी समझ सोच के मुताबिक उसने काम किया, एक्ट किया, और वो वाला एक्ट करने के बाद वो दोबारा वापस आ गई, वो दोबारा बहकावे में आ गई, रिश्तेदारों की मोहब्बत में आ गई, वही उसकी मौत का बायस बना। अच्छा, यहाँ पे जो कि हमारे साथ मुल्ज़िम मौजूद है, हम इन्होंने बात की रिश्तेदारों के बहकावे की, तो इससे भी जरूर बात करते हैं कि ये किसके उकसाने पे प्लान आउट इसने किस तरह से किया उसको, क्यों भाई तुम्हारी बीवी घर से चली गई, हाँ जी, तुमने तभी सोच लिया था कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। हाँ जी, क्या प्लान किया था कि किस तरह से मारूंगा? मैं उन्होंने प्लान यह किया गल साफ पावांगा। कितना अर्सा पहले प्लान कर लिया था? मैं किया 2 दिन पहले। 2 दिन पहले किसी ने मशवरा दिया ना, फिर ये सोचा कैसे? उस तरह ज़हन दे विच भी लोकी की उन्होंने आंदे ने गैरत दे विच मारदे ते कुछ नहीं हुंदा। जब वो घर आई तो क्या हुआ? साफा ही गल दे विच दुपट्टा, उसके जो गले में दुपट्टा था, हाँ, फिर साफे दा जेड़ा साफा ना गल च दुपट्टा, हाँ जी, ये पा के ते बाई दे नाल पाया, बाई ना पा के ते चारपाई का जो वो सिरा होता है, हाँ जी, उसके साथ। अच्छा, फिर पुआंदी वाले बन्ने। अच्छा, फिर की उन्होंने मैं कि 10-15 मिनट उन्होंने पाई रखा इस तरह। 10-15 मिनट? हाँ जी, फिर उन्होंने ठाणू नप्या उतों ऐ करके मरोड़ा दिता। ये मरोड़ने से क्या हुआ था ज़्यादा साहब? गले का जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, हराम मगज, ये हराम मगज, यहाँ से इसने इसको तोड़ा है। अच्छा, तोड़ने के बाद इसका फिर भी मन नहीं भरा, फिर इसने मुकम्मल, इसकी वो सुन्नत है जहाँ पे ये नहीं बताएगा, वहाँ पे मैं आपसे जरूर पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ, फिर क्या किया?
फिर मैं बत्ती वाली तार माड़ी जी, फिर आती है नहीं पता 5 मिनट लाई है 10 मिनट लाई। तो करंट की तार लगाने की वजह क्या थी? मैं शायद तो फिर न जी पाऊँ। अच्छा, यानी मुकम्मल तसल्ली कर रहे थे। हाँ। माफी होनी चाहिए कि सजा होनी चाहिए? माफी मिल जूगी, बच्चे सांभ लांगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास सेफ रहेंगे? जिनकी माँ तुमने मार दी करंट लगा के, तुम बच्चों के साथ क्या सलूक करोगे? नाज़रीन, हर धर्मी है अभी भी सीना तान के माफी की तलब रखता है। गुनाह का पछतावा नहीं, लेकिन हाथ में लगी हथकड़ियों से परेशानी जरूर है, और इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए माफी का तलबगार है, लेकिन नहीं जानता कि कानून कितना मजबूत है और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो जिसका जुर्म उसकी सजा, गुनाह की सजा अल्लाह ने देनी और जुर्म की सजा कानून ने देनी है। ना तो इसके पास किसी किस्म का कानूनी इख्तियार था, न शरीयतन इसके पास कोई इख्तियार था। इसने नाहक कत्ल किया है, जिसकी सजा इसको शायद अल्लाह के घर भी मिले और इसको कानून भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हम अपनी आवाम के लिए कानूनी अवेयरनेस और कोशिश करेंगे कि जितनी शरीयत शायद हमें पता है वो भी अवेयरनेस दे सकें कि कत्ल के बाद इंसान बच नहीं सकता, और खासकर हमारे मुल्क में जो गंभीर सूरत हाल चल पड़ी है कि गैरत के नाम पर कभी बीवी कत्ल, कभी बेटी कत्ल, कभी बहन कत्ल। हमारी कोशिश है कि इसकी रोकथाम हो सके, ताकि हमारा जो इमेज बन चुका हुआ है, हमारे मुल्क का एक इमेज बन चुका हुआ है, इसको कहीं ना कहीं सुधारने में हम अपना अहम किरदार अदा करें। आगे प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, शरीयत क्या कहती है। हम कोशिश करेंगे कि आलिम दीन से भी बात करें और कानूनी राय भी आज अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, अली अजमल साहब। इन्हीं से जानते हैं कि ऐसे लोग क्या किसी बीमारी का शिकार हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये चीज किस तरह से नफ्स को उभारती है, ये किस तरह से मामले दरपेश आता है, और ये वाकयात बजाय थमने की बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली अजमल साहब में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आप माहिर नफ्सियात हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जिन्होंने कत्ल किए होते होंगे, और वो काउंसलिंग करके आप उनकी, या उनसे अनजाने में कोई हादसा ऐसा हो जाए तो आप उनकी काउंसलिंग करके उनको वापस नॉर्मल जिंदगी में लाते हैं। जो लोग गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, क्या ऐसा भी कभी कोई केस आपने डील किया? देखें, गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है उसमें अगर देखा जाए तो गैरत के अलावा बाकी सब चीजें मौजूद होती हैं। ऑनर किलिंग इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डिसऑनर्ड किलिंग। ये ऑनर किलिंग में ऑनर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। होता ये है कि जो लोग ऑनर किलिंग करते हैं वो मुख्तलिफ जो उनके मोटिव्स हैं, जाहिर या बातिन, उन पे ऑनर किलिंग का एक लबादा ओढ़ देते हैं। मसलन जैसे उन्हें कोई मेंटली डिसऑर्डर होता है? नहीं, मेंटल डिसऑर्डर नहीं, ये एक माशरे की पैदावार है। कैसे ऑनर के नाम पे कत्ल कर दिया तो माशरा आमतौर पे ऑनर किलिंग को उतना बुरा नहीं समझता जितना दूसरी तरह की किलिंग्स को समझता है, तो कुछ लोग इसमें फख्र महसूस करते हैं। अब इसमें होता है कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि ऑनर के नाम पे बीवी, बहन और बेटियां जो हैं ये कत्ल होती हैं। अभी इसमें ऑनर जैसी चीज इसलिए नहीं होती, कहीं पे ऑनर का नाम, ऑनर जो है वो मेल शॉगनिज्म का नाम ऑनर रख दिया है, कहीं पे जो है अपनी एहसासे कमतरी का नाम ऑनर किलिंग रख दिया। जैसे कोई एनी काइंड ऑफ डिजीज? नहीं, डिजीज नहीं है, एक कोई फुल फ्लैज जिसको हम नफ्सियाती डिजीज कहते हैं वो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक रवैये हैं। जैसे एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को इस शुबे में कत्ल कर देता है कि उसका कोई किरदार ठीक नहीं था। हालांकि ये जो आम तौर पे ज्यादातर ऐसे मर्द जो औरत के किरदार पे शक करते हैं, इसका अगर आप एनालिसिस करें तो औरत के किरदार में ज्यादातर प्रॉब्लम ही होती। वो इनसिक्योरिटी का वो मर्द शिकार होता है और उसकी अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको इस चीज की तरफ उभार रही होती है। अभी ज्यादातर ऑनर किलिंग के नाम पे जो औरतों का कत्ल होता है वो एक माशरे में एक शाखसाना है मेल शॉगनिज्म का, के मेल डोमिनेंस का। अभी देखें कि बाद औक़ात कहते हैं जी इसने मेरी ऑनर हर्ट हो गई थी। आप क्या समझते हैं कि ये एक इंसान की अपनी ईगो हर्ट होने से ज्यादा हमारा सोशल प्रेशर होता है बाहर का? कोई बाप, बेटा, भाई या शौहर खुद से ना भी चाह रहा हो कत्ल करना, तो उसे बाहर से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हारी गैरत कैसे गवारा कर गई, तुमने क्या देख लिया, ये है वो है, करते वो ये वो की जो चीजें हैं ना वो इंसान को इस नहज तक ले आती हैं। तो ऐसे में जब सोसाइटी का प्रेशर बिल्ट हो रहा हो या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इस नहज तक ले आए, तो आपको क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इस्लाम में है कि गुस्सा आए तो पानी पी लें, बैठ जाए, लेट जाए,
इस तरह की चीजें। तो ऐसे में एज ए माहिर नफ्सियात आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सोशल प्रेशर भी होता है। अच्छा, फिर सोशल प्रेशर के साथ एक इंडिविजुअल कैपेसिटी भी होती है, इंसान खुद भी ऐसे करता है। अब देखें कि इसकी जवाब दे जाती जी है ना? बिल्कुल जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए उससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ कर दूं कि जब जब कैपेसिटी देती है तो ये हमेशा कमजोर औरत के मामले में क्यों देती है? कभी ये पहलवान ने जब कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे इंसान को गुस्सा आ गया हो, तब ब्लड प्रेशर क्यों नहीं हाई होता और तब उसको क्यों नहीं मारता? नेचुरल है ना कि अपने से कमजोर पे जल्दी वार होता है। एग्जैक्टली टारगेट है। देखिए, इसका हल ये है कि ये हमें तो ये किसी एक दो लोगों की बात नहीं है, इसमें हमें पूरे एक माशरे की ये कह लें कि सोशल काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट करके एजुकेट से हट के भी कोई आप ऐसा तरीका बताएं कि इंसान सपोज आपको, चूंकि इस वक्त आवाम देख रही है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है किसी न किसी प्रेशर का शिकार हो, वो अपनी काउंसलिंग खुद से कैसे कर सकते हैं, खुद से कैसे अपने आप को किसी एक्सरसाइज के जरिए नॉर्मल कर सकते हैं, कहीं कोई वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक, क्या थेरेपी क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि इंसान जो है अपना सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त खुद ही होता है। अगर इंसान कोई जुर्म ना करना चाहे और अपना उसका जहन में थोड़ी सी अगर उसमें कुछ लॉजिक रह जाए तो वो जुर्म नहीं करता, वो अपने आप को समझा लेता है आमतौर पे। हद तक पहुंच चुका है तो थेरेपी कैसे करे वो? देखिए, थेरेपी यही है कि अपने आप को सेल्फ सजेशन देने पड़ेंगे। वो उसमें फिर इंसान खुद से ज्यादा उसके जो इर्द गिर्द वाले हैं, जो उसके बड़े हैं और जो समझते हैं कुछ लोग, जैसे वो उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे हमें काउंसलिंग करने की जरूरत है। वो मीडिया कर सकता है, सिविल सोसाइटी कर सकती है कि हम जो माशरे में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ठीक करें। क्योंकि देखिए, इंसान जो भी है, ऑनर किलिंग करने वाला मुजरिम या उसके अलावा नॉर्मल इंसान, ये ज्यादातर माशरे की पैदावार है। ऑनर है क्या, कब हर्ट हुआ, ये माशरा ये चीजें आपको बताता है, गलत या सही। तो हमें पूरी माशरे की एक सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और हर इंसान को अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। और मैं बहसियत माहिर नफ्सियात समझता हूं कि इंसान कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल है, किसी नहज पे भी पहुंच जाए, उसमें मस्बत उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। अगर वो सुधरना चाहे तो खुद सेल्फ सजेशन के थ्रू सुधर सकता है। यानी कि वो अपने अंदर से ही, जैसे ज़मीर की आवाज कहते हैं, Exactly. उसके थ्रू ही उसकी थेरेपी मुमकिन है। बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ वो थेरेपी कर सके। अनटिल अनलेस वो क्राइम करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर वो ना करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। एंड इस पे आता है हमारी गुफ्तगू का जो बिल्कुल। और इसमें ये भी ऐड कर लें कि दूसरा एक सजा और जजा का डर भी होता है। ये एक क्रिमिनल कानून इसीलिए बना है ना। एग्जैक्टली, कानून इसीलिए बना। और ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में बड़ी एक अहम बात है कि जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं, जिनमें टेंडेंसी मौजूद है, वो इस वजह से नहीं रुकेंगे कि वो क्राइम करना नहीं चाहते, वो इस वजह से रुकेंगे कि इससे हमें सजा क्या मिलेगी। अभी आपने चूंकि अली साहब जिक्र किया कि सजा और जजा का तयन, तो हम कानून की बात जहां तक करते हैं कि कानून अगर है, बना हुआ है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं? और अगर कानून बन चुका है या नहीं बना तो कहां पर किस किस चीज की अमेंडमेंट की जरूरत है? कानून हमारे मुल्क में हैं, कब बने, किस तरह से बने, औरत के हुकूक क्या हैं, ये तमाम चीजें, क्योंकि हमारे इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन कानून की चल रही है, हमारे कानून चल रहे हैं, उसमें हुकूक नस्वा के एक बिल का लफ्ज भी हम सुनते हैं। और ऑनर किलिंग के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, ये तो खैर हम आपको बाद में प्रोग्राम में जरूर दिखाएंगे, जरूर आपसे बात करेंगे और किसी मुफ्ती साहब से भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से हमें क्या जो है इस्लाम का दर्स देते हैं। इसी हवाले से कानून क्या कहता है, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि हमारे कानून मौजूद है, मोहम्मद खालिद सप्रा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सप्रा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप एक माहिर कानून हैं और बड़ी ग्रिप है आपकी क्रिमिनोलॉजी पे और क्रिमिनल एक्सपर्ट हैं आप इस हवाले से। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में एक बिल मंजूर हुआ था हुकूक नस्वा के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से हुकूक उनके क्या हैं, कानून हमारा मुल्क का क्या कहता है, आइन में क्या उसकी तफसीलात हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑर्डिनेंस हमारा बिल को पार्लियामेंट में पेश हुआ था 2004 के अंदर आकर। अच्छा। जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, स्टिल पेंडिंग है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसमें अगर फर्दर इसमें ये है कि जो जितने ये ऑनर किलिंग के हवाले से जो मैटर होते हैं, ये पीपीसी के तहत इसके सेक्शन 302 के तहत इसको डील किया जाता है। और इसके अंदर लेटेस्ट जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें गुल खां वर्सेस स्टेट के अंदर उन्होंने इसमें कहा कि ऑनर किलिंग के अंदर जो इसका स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, वो उसमें कोई प्राइवेट पर्सन इसका इंडिविजुअली कंप्लेंट नहीं बने सकता। अच्छा, इसमें स्टेट खुद आकर कंप्लेंट बनेगा, डायरेक्ट।
होता ये है कि हमारे यहाँ जितने ये इस किस्म मैटर आते हैं कोर्ट के अंदर आकर, तो उसके अंदर उसके लड़की का बाप है, भाई है, कजन है, रिलेटिव जो है, वही उसकी FIR के विटनेस होते हैं, वही उसके मुद्दई होते हैं। वो कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने इसको माफ कर दिया, हमने इसे फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह से कोर्ट जो है ना, वो कोर्ट ने तमाम कार्रवाई एविडेंस पर करनी होती है आकर। जब उसके विटनेस ही स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होते, तो फर्दर भी कोर्ट उसको उस ऐसे मुलजिम को अक्यूज को वो बरी कर देती है। तो अभी जो स्टेट मुद्दई बनी है उसमें ये होता है कि जब स्टेट मुद्दई बनेगी उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो विटनेस तो और चाहिए होगा ना, उसमें आएंगे, उसमें स्टेट विटनेस भी आते हैं अगर फर्दर उसमें आगे आपके IO साहब बयान देंगे, डॉक्टर्स स्टेट देगा, और ऑनर किलिंग के अंदर जाकर जब स्टेट फुल कमिटेड बनेगी आकर, तो फर्दर उसमें जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की दर वो कम्प्लीटली हो जाएगी आकर, तो और लोगों को सजा क्या होगी? इसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी है और इसके साथ डेथ पेनल्टीज भी है। अच्छा, सजाए मौत भी उसको हैंग करने के लिए सजा दी गई। जिस केस के सिलसिले में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये बड़ा एक अजीब सा केस है। उसने मर्डर तो किया ही किया, लेकिन उसने मर्डर करते हुए कई हर्ट भी किए बीच में। जैसे कि उसने अपनी वाइफ को पहले उसकी गर्दन दबाई, लेकिन वो जिंदा थी, वो मुकम्मल तरीके से उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसके बाद उसने गर्दन की हड्डी तोड़ने के बाद फिर भी उसको लगा कि शायद अभी सांसें कुछ बहाल हैं, उसने उसकी बॉडी में करंट पास किया और उसको फिर एक एक्सीडेंट का बहाना दिया और फरार हो गया वहां से। तो ऐसे में इसको कोई और दफात भी लगती हैं? ऐसे केसेस के अंदर जब किसी भी पर्सन को इसमें ब्रूटल किस्म का उसको तरीके से उसको मर्डर किया जाए, तो उसके तमाम जो एक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक उसका चार्ज फ्रेम होता है, और दीगर सेक्शंस भी उसमें इम्प्लीटेड होती हैं, और उनके अंदर भी उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये 3 से 2 से हट के और भी इम्प्लीमेंट इसमें और भी अभी हर्ट सी इंजरीज भी इसमें इंक्लूड होने की सेक्शंस आएंगी, और उसके अंदर लेटेस्ट में आपको बताऊं, गुल मोहम्मद के केस के अंदर हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने तय किया कि इसके एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के सेक्शन 262G के अंदर उसको फॉलो करें। अच्छा, इसमें टेररिस्ट एक्ट भी लग सकता है? उसमें आए, उसमें सेक्शन 2 के अंदर आकर कोई भी प्रेसिडेंट है ना, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आकर उस बंदे को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत आकर उसमें के अंदर ये सेक्शन 62G जो है वो इंडिविजुअल कोई ग्रुप्स कोई ऐसा इलीगल एक्ट करता है, उसके तहत उनको सजा दी जाए, जिसके अंदर वो डेथ पेनल्टीज की है, उस पर फाइन्स हैं, और इसके अंदर दैयत भी उसको पे तो अच्छा, मुझे खालिद साहब ये बताइएगा कि एक्ट किया है एक बंदे ने इंडिविजुअली, उसको प्रेशराइज करने में या उसके मुशावरत में सोसाइटी का बड़ा हाथ है, चाहे उसके अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, इस हवाले से कानून क्या कहता है? इन लोगों के लिए भी कोई दफात है कि इनके लिए भी जो कोई भी क्राइम के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करता है आकर, तो सेक्शन 109 के तहत उसको इंडिविजुअली एक बंदे ने एक्ट कर दिया, वो ये कैसे बताएगा कि मुझे मोहल्ले में 100 लोग हैं तो 100 लोगों ने एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि जब जहाँ भी ये अमेंडमेंट होनी चाहिए आकर, तो जो उसके फैमिली के मेंबर्स हैं या उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो उसकी इस किस्म की काउंसलिंग कर रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, इसको मर्डर कर देना चाहिए आकर, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जिन केसेस में स्टेट मुद्दई बनती है, इनमें कितने % चांस होता है कि सजा मुकम्मल मिलेगी, या इसमें भी कोई बरी होने का चांस होता है? नहीं, इन केसेस के अंदर जहाँ पर स्टेट मुद्दई कंप्लेंट बनती है उसमें कोई चांस नहीं है किसी मुलजिम को टोटल बरी होने का, उनको सजा मिलती है आकर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आपका भी, और आपका भी अली अजमल साहब, आपने हमें डिटेल्स इस हवाले बताई।